ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक, तो अगर एज पर सिलेबस देखेंगे तो जो सामने सामने पोर्शन हमें समझ आता है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, वो है एनालिसिस ऑफ ट्रस। ठीक है, तो ये एक सेगमेंट लिखा है सिलेबस में, और एनालिसिस ऑफ ट्रस से पहले एक लाइन लिखी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो है वो तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बताओ? मैक्सिमम जो कवरेज उसका स्लोप में है ना, हम लोग स्लोप निकालते हैं, डिफ्लेक्शन निकालते हैं, बट स्टिल हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर एक मेथड भी होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड, तो बेसिकली नाम इसका मिलता जुलता है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे मेथड को, मतलब इसका जो बेसिक्स है मेथड के वो डिस्कस करेंगे। और दो अगर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं बनता। सिर्फ इस टॉपिक के जो बेसिक्स हैं वो उस पर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, और उस पर ऑब्जेक्टिव बना भी है 2015 में। ठीक है, तो फिर इसी क्वेश्चन को देखकर हमको आइडिया हो जाता है कि हमें ये मेथड का बेसिक्स भी पढ़ना है। ठीक है, तो और 2015 में एक क्वेश्चन और बना था ट्रस्ट की डिटर्मिनेसी पे, डिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस्ट पे। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब होता है कि ट्रस्ट के मेंबर में फोर्सेस निकालो, पर ट्रस्ट की डिटर्मिनेसी में भी बना था, तो मतलब डिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस्ट भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पोर्शन है जो यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लिखा कितना सा, सिर्फ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट लिखा है, तो डिटर्मिनेसी भी हम लोग कवर कर लेंगे। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन लिखा है, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड के बेसिक्स भी कवर कर लेंगे। और एक कुछ जो बेसिक्स रहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के सब्जेक्ट के, वो थोड़े बेसिक्स हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट है क्या, किस बारे में है, कौन से स्ट्रक्चर इसमें हम डील करते हैं, कितने मेथड्स ऑफ एनालिसिस होते हैं, वो सब चीज़ें 1-1.5 पेज के बेसिक्स बनेंगे, वो हम लोग क्लियर अभी साथ में पढ़ लेंगे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कोई परेशान ना करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक, तो जब भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है कि हम जो स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के अंदर क्या निकाल पाएं, फोर्सेस निकाल पाएं या फिर मोमेंट्स निकाल पाएं उसके वेरियस कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहले हम लोग एम लिखेंगे, व्हाट इज द एम फॉर स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो एम हमारा है क्या? टू फाइंड फोर्सेस, मोमेंट्स इन वेरियस कंपोनेंट्स, इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारा बाद में क्या है, दिस इज द फाइनल एम, कि हम एक बार फोर्सेस निकाल लें, मोमेंट निकाल लें, फिर हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल जाए, शेयर फोर्स डायग्राम मिल जाए, तो ये हमारा एम रहता है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने स्टॉर्म पढ़ते टाइम ये भी बताया था कि इसमें जो हम डील करते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर्स के साथ डील करते हैं, बताओ जरा कौन से हम जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में एनालाइज करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर एनालाइज करते हैं? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, इंडिटर्मिनेट, यस, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इतना ध्यान देंगे कि कौन सा करते हैं, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हमें यह समझना जरूरी है व्हाट इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, व्हाट इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक, कोई बताएगा मुझे? जिनका DS 0 ना हो। व्हाट इज इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम बड़े आसान शब्दों में ये कह पाते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम मतलब फोर्सेस को ना निकाल पाए विद द हेल्प ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की 2D के अंदर, है ना, तो 3D के अंदर कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा क्यों होती हैं, शायद मैंने आपको पहले बताया भी हो। 2D के अंदर क्या होती हैं? 3 होती हैं, और 3D के अंदर कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो आप लोगों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता होगा कि जितने अननोन हो
उतने ही आपको क्या चाहिए होती है, इक्वेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। तो 2D में अगर आपके पास 3 अननोन रहेंगे तो 3 इक्वेशंस अवेलेबल रहेंगी इक्विलिब्रियम की, तो आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। 3D के अंदर 6 अगर अननोन रहेंगे और 6 इक्वेशंस अवेलेबल रहेंगी तो आप एनालाइज कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाए, जैसे 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, तो इक्वेशंस कितनी अवेलेबल हैं 2D के लिए, 3 ही हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ थोड़ा सा, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए स्ट्रक्चर इन विच the member forces and support reactions cannot be found out only by using कौन सी equations, only by using equations of static equilibrium, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। ओनली बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मतलब कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशंस की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आपके पास अननोन 6 आ गए और 2D में काम कर रहे हो, इक्वेशंस 3 अवेलेबल हैं, तो मतलब 3 तो अवेलेबल है, उससे 3 अननोन निकाल पाओगे, बाकी बच कितने के, 6 - 3, तो 3 आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो जिसके लिए ये कुछ ना कुछ अन बच जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेट। अगर ऐसा हो कि 3 - 3 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट, डिटरमिनेट। ठीक है। तो एक बेसिक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया था कि जो डीएस होता है वो होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है। पर ये फॉर्मूले में थोड़ी मॉडिफिकेशंस हैं जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आप जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं बीम के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला बीम के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल आर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी बेसिक्स होंगे हम डिटर्मिनेसी की भी क्लियर करेंगे, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं सिलेबस में सिर्फ आपको एनालिसिस ऑफ ट्रसेस करा देता तो बाई सिलेबस मतलब उसको देखकर वो सही होता, ठीक है। बट डिटर्मिनेसी का क्वेश्चन बना हुआ है तो डिटर्मिनेसी हमने फिर पढ़ना जरूरी है, बेसिक्स पढ़ना जरूरी है, स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर फिर भी जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उतना पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। सर सर ये इनडिटरमिनेसी गुड है या बैड है? गुड है। अभी थोड़ी बैड देर मीन्स अगर हमारे पास स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, हम उसको जरूरी बनाना चाहिए इनडिटरमिनेट फॉर स्टेबिलिटी। मैं अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर रहा हूँ ये सब, थोड़ी देर में रुक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही राइज होता है, आप इसको नोट कर लिया, इनमें मिनिमम डिफ्लेक्शन। थोड़ी देर में आप लोग रुक जाए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हो गया नोट ये? यस। नेक्स्ट हम लोग, मैं लिखता हूँ, मोस्टली वी एनालाइज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, एनालाइज की जगह चूज लिख लेता हूँ मैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेफर्ड है। मोस्टली वी चूज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, रीजन क्या है, कभी कभी क्या है कि डिटर्मिनेट बनाना पड़ता है, जैसे आपको बताया था ना कि ब्रिज होता है तो ब्रिज के ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट देना है, ठीक। तो वहां पे क्या करते हैं, रोलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो रोलर आपको सिंपल सपोर्ट का इशारा कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, सिंपल सपोर्ट है रोलर, वो किस लिए प्रोवाइड किया, क्योंकि हम वहाँ चाहते थे कि लीनियर एक्सपेंशन को जो है वो प्रिवेंट, मतलब वो हो जाए, वो उसको रिस्ट्रेन ना मिले, ठीक है। क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन को अगर रिस्ट्रेन वहाँ मिल गया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, क्रैक प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। पर जनरली अगर आप बिल्डिंग्स में देखें तो बिल्डिंग में तो क्या होता है कि जो ये आपका कॉलम है ना, तो कॉलम के साथ जब बीम आके मिलता है इस तरह से,
तो आप लोग क्या करते हो, कॉलम का जो सरिया होता है बीम का, जो रिइंफोर्समेंट होता है, उसको क्या करते हैं, कॉलम में ओवरलैप कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही ये ओवरलैपिंग होती है तो ये कनेक्शन कौन सा हो जाता है, फिक्स्ड कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स में जो फ्रेम बिल्डिंग्स आपकी बनती हैं वो सारे कनेक्शंस कौन से होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जहां पर जरूरत होती है वहां पर इस तरह के रोलर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। बात समझे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम कौन से चूज करते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन यही था, आपको डिफ्लेक्शन चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपसे बात करी थी कि अगर एक बीम कोई इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम पर अगर यूडीएल लोडिंग लग रही है ना, तो इस बीम के कारण जो आपका डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आएगा बताओ जरा, 5/384 और सेम बीम को, ठीक है, अगर सेम बीम को हम एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट प्रोवाइड कर दें ऐसा और ऐसा, तो मतलब आप किस सपोर्ट की तरफ चले गए, फिक्स सपोर्ट की तरफ चले गए, ठीक है। लोडिंग केस सेम रखा, लोडिंग भी सेम रखा, बस सपोर्ट कंडीशन चेंज कर दी, ठीक है। तो आपका जो डिफ्लेक्शन है वो कितना गुना कम हो जाएगा, 5 गुना कम हो जाएगा, 5/384 WL4/EI। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन कितना बच जाएगा, WL3/। तो देखो कि क्या होता है, इसके पास ये नहीं था, ठीक है, तो बीम क्या करती, स्टार्टिंग से ही घूम रही थी इस तरह से, और इसके पास ये है, तो बीम कैसे घूमेगी, यहाँ पे स्लोप 0 रहेगा, है ना, यहाँ हॉगिंग से सैगिंग आएगा, फिर अगेन सैगिंग से किस में जाएगा, बीम हॉगिंग में जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी, आपके मेंबर के अंदर जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है वो क्या प्रोड्यूस होती है, वो लेस प्रोड्यूस होती है। जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं वो भी क्या होते हैं, लेस प्रोड्यूस होते हैं। देखो ना, यहाँ पे सैगिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पर क्या है, हॉगिंग मोमेंट भी है और अब आगे जाके सैगिंग भी है, तो नेट क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यूज मोमेंट की घट जाएंगी, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट भी लेस प्रोड्यूस होते हैं, डिफ्लेक्शन भी कम होती है, ठीक है। तो इसका मैं रीजन लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज mostly we choose indeterminate structures because the member forces developed are smaller, the member forces developed are lesser, वो कम है, ठीक है। दैट इज कौन सी बेंडिंग मोमेंट developed are lesser and less deflection of members, less deflection of members, less deflection of members, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये रीजन दे दिया कि आप लोग कौन सा प्रेफर करते हो, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तभी तो हम ऐसे के अंदर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो हमारा मेन सब्जेक्ट वैसे होता है ना, और सोम जो है वो मैकेनिकल को भी कॉमन है, बात समझो जरा, ठीक है। सोम एक बेसिकली बेसिक सब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, जो मेन स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का वो तो स्ट्रक्चर एनालिसिस है, ठीक है। ये नोट हो गया। स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी की बात बाद में कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि क्या क्या कम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट चलें आगे। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, वो बेसिकली 2 होते हैं। ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करना हो तो स्ट्रक्चरल मेथड्स 2 हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस, हेडिंग है मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो अगर मैं ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो यहाँ 2 मेथड है हमारे पास, ठीक है। एक है फोर्स मेथड एंड सेकंड इज योर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सेकंड इज योर डिस्प्लेसमेंट। हर मेथड को एक करने का तरीका होता है, उसमें कुछ अननोन्स माने जाते हैं पहले। उसमें जब इक्वेशन लिखी जाती है मेथड के लिए तो उसमें कुछ अननोन्स माने जाते हैं, और फोर्स मेथड के अंदर जो नाम है फोर्स है
तो इसमें हम अननोन मेंबर फोर्सेस को मानते हैं। तो अगर मैं इसका पहला पॉइंट लिखूं तो पहला पॉइंट लिखा जाएगा अननोन आर मेंबर फोर्सेस या फिर सपोर्ट रिएक्शंस, मतलब फोर्स को अननोन मानना है। तो दूसरे का नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो यहाँ किसको अननोन मानना है बताओ जरा? अननोन आर डिस्प्लेसमेंट, अननोन आर डिस्प्लेसमेंट्स। और डिस्प्लेसमेंट्स दो तरह की होती हैं बीम की। एक बीम क्या करता है, इस तरह से नीचे की तरफ डेल्टा में जाता है, और एक क्या होती है, स्लोप। तो स्लोप एंड डेल्टा, ठीक है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। जितने मैं यहाँ पॉइंट लिखाऊंगा ये सभी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थ्योरेटिकल कंपोनेंट थोड़ा ही है स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, बाकी तो सभी इसमें आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल ही बनते हैं। तो ये थ्योरेटिकल कंपोनेंट में आपका आएगा। फोर्स मेथड में किसको अननोन मानना है? मेंबर फोर्सेस को और सपोर्ट रिएक्शंस को। सपोर्ट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में किसको मानना है? स्लोप और डिफ्लेक्शन को, थीटा और डेल्टा, मतलब यानी कि स्लोप और डिफ्लेक्शन, ठीक है। थीटा आपका क्या होता है? स्लोप, और डेल्टा आपका क्या होता है? डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इस अगला पॉइंट चलने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। आपने डीएस पढ़ा है? डीएस क्या होता है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। और एक डी के भी होता है, डी के, इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। ये आपको पता है। तो दो चीजें होती हैं, एक स्टैटिक होता है, काइनेमेटिक होता क्या है वो मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट का तो पढ़ाना ही है। ट्रस्ट के केसेस में दोनों को क्वेश्चन करा दूंगा, काइनेमेटिक के भी कराऊंगा, स्टैटिक के भी कराऊंगा, ठीक है। बट अभी मेरे को मैथड्स में इनका कुछ लिखना है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब मैंने फोर्स मेथड में इक्वेशन बना ली है, और इक्वेशन जब बना ली है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? फर्दर इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशन चाहिए, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा, टू सॉल्व फॉर देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। टू सॉल्व फॉर देम वी रिक्वायर, हमें कौन सी इक्वेशंस चाहिए? ठीक है, तीन तो हमारे पास हैं इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस, वो तो चलेंगी, उनके अलावा कौन सी चाहिए? वी रिक्वायर कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। तो नाम याद रखना है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कहां पर चाहिए? फोर्स मेथड के अंदर, ठीक है। वी रिक्वायर कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, और यहां पर टू सॉल्व फॉर देम, वी रिक्वायर क्या लिखूं? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। वी रिक्वायर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन सा इक्वेशन चाहिए? तो आंसर होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फोर्स मेथड में कौन सा इक्वेशन चाहिए? तो आंसर होगा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। ये आपका आ गया पॉइंट सेकंड। थर्ड ये है कि कितनी चाहिए? नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस रिक्वायर्ड। तो आप लोग खुद बताओ, अगर 6 अननोन थे और 3 आपके क्या निकल गए? स्मॉल आर, तो कितना बचा? 3। 3 ही तो अननोन बचे ना, जिसको आप क्या लोग लिखते हो? डीएस लिखते हो। डीएस इक्वल टू टोटल माइनस आर, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो 3 ही अननोन बचे, तो 3 आपको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। 3 तो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। 3 एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं ऐसा लिख दूं, नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू डीएस। समझ आए? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कितना इक्वेशन चाहिए? जितना स्ट्रक्चर का डीएस होगा। और यहां पर राइट साइड में आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यहां पर राइट साइड में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस रिक्वायर्ड
इज इक्वल टू नॉट ds दिस टाइम dk। बस ये बातें यहाँ याद रखना। कितना इक्विलिब्रियम चाहिए, जितना dk होगा, कितना कंपैटिबिलिटी चाहिए, जितना ds होगा। dk आपको पता है क्या है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। यस सर। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट हम फोर्स मेथड के एग्जांपल्स पढ़ लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है नेक्स्ट टाइप का। वो क्वेश्चन लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए फोर्स मेथड या फिर इज ए डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड पूछ रहा होगा तो एक ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट मेथड का होगा, 3 ऑप्शन फोर्स मेथड के होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेथड्स के नाम लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ठीक है, तो पहला मेथड आपका आ जाएगा फोर्स मेथड के अंदर, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ठीक है, हमने यहाँ देखो पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमें बोला नहीं गया कि इनको पढ़ो। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने बस नाम तो याद रख सकते हैं मिनिमम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है ऐसा, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। दूसरा है क्लेप्रॉन्स। क्लेप्रॉन्स 3 मोमेंट इक्वेशन। 3 मोमेंट इक्वेशन, इसको थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स भी कहते हैं, थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड का नाम है कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। ठीक, फोर्थ मेथड का नाम है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, फिफ्थ आपका मेथड का नाम है यूनिट लोड मेथड। यूनिट लोड मेथड। ठीक है, जिसे हम मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क भी कहते हैं, मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, और भी कई सारे हैं, बस इतने से आप 5 जो मेन है वो याद रख लें। ठीक, फोर्स मेथड का नाम, और भी नाम होते हैं फोर्स मेथड का। एक नाम होता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ये भी फोर्स मेथड का नाम है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड लिखा है तो वो भी फोर्स मेथड का नाम है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ हमने नीचे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, तो फोर्स मेथड का सिनोनिम है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। 3 नाम हमने ऊपर पढ़े। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, अगर पूछ ले मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन किसके अंदर आएगा, तो वो भी फोर्स मेथड के अंदर लिख देना। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी फोर्स मेथड के अंदर, फोर्स मेथड के ये सब नाम है। राइट साइड पे मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के नाम। डिस्प्लेसमेंट मेथड, पहला डिस्प्लेसमेंट मेथड का नाम आएगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, सेकंड आपका आएगा, बताओ, मोमेंट मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थर्ड आ जाएगा कानीज मेथड, कानीज मेथड। फोर्थ आपका आ जाएगा स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। बस इसमें 4 ही लिखो। ठीक है, इसको स्टिफनेस मेथड भी कहते हैं, स्टिफनेस मेथड। ठीक है, ये 4 एग्जांपल्स इसकी याद रखो, 5 यहाँ पे याद रखो। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत बार हमने क्वेश्चन देखा है, वो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, इस तरह से।
लास्ट पॉइंट जो इसमें है, पहले इसको आप नोट कर ले, फिर मैं लास्ट पॉइंट लिखा देता हूँ आपको। फोर्स मेथड में एक नाम और ऐड कर लेना, एक नाम मुझे और याद आया, कॉलम एनालॉजी मेथड। एनालॉजी मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट आपके सामने है, दिख रहा है। कब फोर्स मेथड को लगाएंगे? जब आपका ds इज लेस देन dk। देखो आपको पता है कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की बात की थी, और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कितना चाहिए, ds, तो वैसे रिलेट कर लेना, ठीक है, कि ds चाहिए तो ds कम होना चाहिए dk से, तो इस मेथड को लगा लेंगे, फोर्स मेथड को, ठीक है। जब अननोन कम है, जो जिसमें अननोन कम होंगे तो उसी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे dk कम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में, ठीक है। तो ये इनकी सूटेबिलिटी इक्वेशन रिक्वायरमेंट हो गया, क्या चाहिए मेथड को अप्लाई करने के लिए। हो गया सबका? जी सर। नेक्स्ट कुछ बेसिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 2D के अंदर। तो 2D के अंदर जब हम बात करते थे तो हमारे पास देखो, किसी भी जॉइंट पर तीन तरह की चीज़ें पॉसिबल थी, किसी भी मतलब सपोर्ट रीजन पे। तो हमने बात हमेशा की कि एक हमें मूवमेंट पॉसिबल है जिसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है। एक मूवमेंट कौन सा पॉसिबल है, वर्टिकल मूवमेंट। और तीसरा क्या पॉसिबल है, रोटेशन या बेंडिंग। और बेंडिंग किसके अबाउट होता है, तीसरी एक्सिस के अबाउट, एक्स में मूवमेंट, वाई में मूवमेंट, तो बेंडिंग किसके अबाउट आता है, तीसरी के अबाउट, ठीक है। तो हम जब यहाँ 2D में इक्वेशन लिखते थे, हम ऐसा लिखते थे, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन लिखते थे, समेशन एट एनी पॉइंट अबाउट summation of moment about any point in z direction equal to 0, ऐसा। तो अगर मैं 3D में बात करूंगा तो क्या वहां पे ये चेंजेस आनी चाहिए। वहां पे टोटल कितनी इक्वेशंस बनेगी, मैंने कहा कितनी बनती है, टोटल 6। यहाँ कितनी बनती है, टोटल 3। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो क्या चेंजेस आएंगी, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0। अब जेड डायरेक्शन भी आ गई, तो फोर्थ क्या बनेगा, समीशन ऑफ एम एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एम वाई इक्वल टू 0, एंड लास्ट इज समीशन ऑफ एम जेड इक्वल टू 0। Is this clear? ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या याद रखना है इसमें, कि कितना इक्विलिब्रियम का इक्वेशन होता है 2D में, तो उसमें R कितना आएगा आपका, इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू 3, और 3D में कितना आएगा, स्मॉल r इक्वल टू 6।